वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। हमें कथन दिए गए कथनों में से ढूंढना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है, राज्य की कार्यपालिका में केवल राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री शामिल है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद शामिल होती है। अगला कथन दिया है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो केवल एक कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल एक कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। जी हाँ, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। अगला, सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, यह कथन भी सही। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जी हाँ, यह सही है, क्योंकि किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह कथन गलत हो जाएगा। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक हो। उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जी हाँ, उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वह उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपनी शपथ ग्रहण करेगा। तो कौन से कथन सत्य हैं, हमें ढूंढने थे कौन सा कथन सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल राज्य में अवस्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह नहीं लेता। वह किसी की भी सलाह नहीं लेता और अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। अगला दिया, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके बारे में उसको विश्वास हो कि वह विधानसभा के सदस्यों के बहुमत का विश्वास प्राप्त करने में समर्थ होगा। जी हाँ, कथन सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय में राज्यपाल जो बहुमत राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है, उससे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हमें चुनना है कौन किसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो राज्य लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो 1, 2 और 4 की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कथन 1 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया है, राज्यपाल निर्वाचन के पश्चात विधानसभा के प्रथम सत्र में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में सदन को संबोधित करता है। जी हाँ, कथन बिल्कुल सही है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है और सत्रावसान भी करता है। यह कथन भी सही है। राज्यपाल कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकती। तो यह कथन गलत है कि राज्यपाल कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि राज्यपाल विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व इसे विघटित कर सकता है। यदि तो हमें चुनना कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया है, यह तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो। जी हाँ, यह बात सही है कि राज्यपाल का अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो। अगला कथन दिया, ये अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने के केवल 6 सप्ताह बाद तक लागू रह सकते हैं। जी हाँ, यह बात भी सही है। अगला 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। हमें चुनना सा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है कि 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया गया किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन या परिहार करने की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो व्यक्ति को क्षमादान या सजा में कमी कर सकता है राज्यपाल, केवल राज्य के कार्यपालक अधिकार संबंधी अपराध के संदर्भ में क्षमादान दे सकता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं कर सकता है, तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान दे सकता है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया गया किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन या परिहार करने की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है। हमें चुनना है क्या सही नहीं है, तो व्यक्ति को क्षमादान या सजा में कमी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। राज्य के कार्यपालक अधिकार संबंधी अपराध के संदर्भ में क्षमादान दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं कर सकता, ये भी बात सही है कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान दे सकता है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों के संबंध में राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इन 5 राज्यों के संबंध में राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा हो सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। पहला दिया है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में आता है कि वह भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए अपनी रिपोर्ट भेजेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो यह विवेकाधीन शक्तियों में नहीं आता है। अगला दिया, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो यह भी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, तो यह भी कथन विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। हमें ढूंढना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। किसी राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। जी हाँ, यह बात भी सही है कि मुख्यमंत्री की परामर्श पर ही मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, क्योंकि वह अपनी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपनी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है।
बल्कि राज्यपाल राजकीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्री राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से परामर्श कर नियुक्त किए जाते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा डी गलत है और हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कथन व कारण से संबंधित है। इसमें कथन दिया हुआ है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी राज्य के मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया जाता है तो वह राज्य की संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास माना जाएगा। तो यह इसका कारण भी सही है। तो इस प्रकार से कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कूट ए हमारा सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया है राज्य का मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। राज्य का मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जी हाँ, यह कथन भी सही है। राज्य सचिव पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो हमारे कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि मुख्य सचिव पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। यह बहुत कुछ उसके प्रशासकीय चातुर्य, अनुभव, मुख्यमंत्री के साथ उसकी समरसता तथा अत्यधिक संवेदनशील विषयों पर उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। हमें सत्य कथनों की खोज करनी है। तो पहला कथन दिया है वह कैबिनेट के निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है और उसकी एक प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भेजता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव कैबिनेट के निर्णयों का रिकॉर्ड रखेगा और उसकी प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भेजेगा। वह कुछ विभागों का अध्यक्ष होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वह कुछ विभागों का अध्यक्ष होता है। वह अंतर्राज्यीय विवादों की देखरेख करता है। यह भी कथन सही है कि वह अंतर्राज्यीय विवादों की देखरेख करेगा। वह केंद्र और राज्यों के बीच संचरण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।